बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डाटा रिसोर्स मैनेजमेंट पे। ठीक है। तो डाटा रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहती है, हमें डेटाबेसेस बेसिकली होती हैं ये। और इस पे आपको पहले से भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ। लेकिन इसको मज़ीद थोड़ा बहुत ना समझने की कोशिश करते हैं, मज़ीद डीप डाउन जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये है आपका लॉजिकल डाटा एलिमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट करें, हमने बात की थी कि डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है। डेटाबेसेस में क्या होता है आपके पास? डेटाबेसेस में बेसिकली आपके पास डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर थिंग्स। टेबल्स की फॉर्म में या किसी और तरह से भी डाटा हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर मैं रिलेशनल डाटाबेस की बात करूं तो उसमें आपके पास टेबल्स की फॉर्म में डाटा होगा, जो कि आजकल इस्तेमाल हो रहा है, जो लेटेस्ट है और जिसको ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है यूज करने के लिए, वो है रिलेशनल डाटाबेस, यानी कि टेबलर फॉर्म में होता है। तो इसमें बेसिकली ये जो टॉप पे बात हो रही है, ये जो चीज़ है, इसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस। और आगे ये पेरोल फाइल है इसकी, और एक बेनिफिट फाइल है। ठीक है। यहाँ पेरोल फाइल में क्या हो रहा है और बेनिफिट फाइल्स में क्या हो रहा है, ये आपके पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ रहा है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड 1 एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड 2, एम्प्लॉय रिकॉर्ड 3 एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड 4। तो ये उसके आगे जो है डिटेल्स हैं। तो ये फर्स्ट एम्प्लॉयर लाइक दैट माय नेम इज अब्रार, तो अब्रार का एक रिकॉर्ड है, उसका नेम क्या है? नेम फील्ड जो है वो क्या है, यानी कि नेम फील्ड में ये होता है, नेम नेम होता है एम्प्लॉय का कि व्हाट इज द नेम। तो यहाँ पे जॉन टी ए जो है वो नेम है। ऐसा नंबर फील्ड जो है वो उसमें 27532 वगैरह वगैरह जो नंबर है। सैलरी कितनी है? $20,000। और यहाँ पे फिर नेम फील्ड आ गई है, यहाँ पे 28 सैलरी है। और फिर यहाँ पे अल्वरेज जेएस जो है वो नेम है। और फिर यहाँ पे पोर्टर एम एल जो है वो नेम है। और यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 1 लाख। और ये इंश्योरेंस फील्ड भी यहाँ पे आगे डाल दी इन्होंने। ठीक है। एसएस के आगे इंश्योरेंस फील्ड और इंश्योरेंस फील्ड, ये बेनिफिट फील्ड्स हैं। और ये जो है ये पेरोल फील्ड है। पेरोल फील्ड के अंदर आपके पास सैलरीज हैं। यहाँ पे जो है बेनिफिट फाइल्स में आपके पास इंश्योरेंस फील्ड है। ठीक है। तो मीन्स के ये दो कुछ आपके पास इस तरह से रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, डिपेंडेंट ऑन द डाटा बीइंग स्टोर्ड, कि किस तरह का डाटा आप स्टोर कर रहे हो, उसके मुताबिक आपका जो है ना डाटा जो है डेटाबेसेस में स्टोर होता है। अब कुछ डाटा जो है उनकी जो डाटा टाइप्स होती हैं, देखें बेटा, ये जो डाटा टाइप देख रहे हैं आप लोग, यानी ये जो है 20,000, ये क्या न्यूमेरिक डाटा है। अब मैं कहूँ सैलरी जो है वो मेरी ABC है, तो ABC से तो कोई समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ है। अगर मैं सैलरी का डिफाइन कर देता हूँ कि मेरी 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, कुछ भी है, तो इस तरह से ये नंबर्स में, डिजिट्स में, तो इसकी फिर डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? इसकी जो डाटा टाइप है, यानी डाटा टाइप मतलब कि ये जो डाटा आ रहा है 20,000, इसकी टाइप क्या है? ये न्यूमेरिक टाइप है। ठीक है। ये जो है ये करेक्टर्स टाइप है। ठीक है। और इस तरह से ये वॉचर है, कुछ इस तरह से, यानी डिटेल्स है। हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि करेक्टर में क्या आता है, सिंगल अल्फाबेट, न्यूमेरिक और अदर सिंबल। करेक्टर जो होता है ना, उसमें क्या आते हैं, ये भी एक डाटा टाइप है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। तो उसमें क्या आता है आपके पास एक सिंगल अल्फाबेटिक आता है। ठीक है। और न्यूमेरिक आ सकता है कोई एक, यानी कि 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 वगैरह वगैरह, इस तरह से। और अल्फाबेट में या तो ए आएगा, या स्मॉल ए आएगा, या बड़ा कैपिटल ए आएगा। फिर इस तरह से कोई एक या फिर कोई नंबर या फिर कोई सिंबल भी हो सकता है। फील्ड्स एंड डाटा आइटम्स में क्या होता है? फील्ड एंड डाटा आइटम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ समथिंग, सम एंटिटी, ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, इवेंट, फॉर एग्जांपल सैलरी और जॉब टाइटल। फील्ड और डाटा आइटम क्या है? ये जो चीज है ना आपको नजर आ रही, ये जो काम है, ये सैलरी, ये नेम, ये इंश्योरेंस फील्ड वगैरह, ये क्या है? बेसिकली ये फील्ड्स हैं, यानी ये कॉलम्स नेम हैं जिनके रिलेटेड या एंटिटी के रिलेटेड, एंटिटी होता है कि एक ऑब्जेक्ट है उसके रिलेटेड आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो। जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का डाटा क्या हो सकता है? हम क्या इकट्ठा कर सकते हैं? उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका एज, उसका डिसिप्लिन, उसका स्टडी मटेरियल, उसके मार्क्स वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये वो फील्ड्स बन जाती हैं आपकी डेटाबेसेस के अंदर। ठीक है। अब हमें पता है कि हम डाटा की पर्सनल इन्फो, यानी एंटिटी की, इसे एंटिटी भी बोलते हैं, स्टूडेंट एंटिटी, आपकी टीचर एंटिटी, आपकी
प्रिंसिपल एंटिटी है आपकी, टेबल एंटिटी है आपकी, शेयर एंटिटी है आपकी, कार एंटिटी है आपकी, बाइक एंटिटी है आपकी, एरोप्लेन एंटिटी है आपकी। तो जिसके रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया जा सके, दैट्स एन एंटिटी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, उसकी किस तरह का डाटा होगा वो डिपेंड करता है। अगर आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो पर्सनल डाटा होगा। तो अगर आप उसकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हो स्टूडेंट की, तो वो एकेडमिकली डाटा होगा। तो इस तरह से डाटा के जो है ना वेरी करता है कि किस टाइप का डाटा आप इकट्ठा कर रहे हो। इट्स अप टू यू कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है, किस बारे में आपको डाटा चाहिए। जैसे कि किसी आइडेंटिटी के बारे में हम जॉब टाइटल पूछ रहे हैं, उसकी सैलरी पूछ रहे हैं, उसका जो है डेजिग्नेशन या फिर उसकी जो ग्रेड है वो पूछ रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब रिकॉर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑल द फील्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। फॉर एग्जांपल पे रोल रिकॉर्ड विद द नेम SSN एंड पे रेट। क्या है बेसिकली रिकॉर्ड? क्या होता है रिकॉर्ड? ये होता है कि ये जो देख रहे हो आप लोग एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो है एक यहाँ पे, अब इस रिकॉर्ड के अंदर क्या चीजें आ रही हैं? एक दो तीन चीजें आ रही हैं। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड हो गया आपका। ठीक है, यानी कि ये पूरा इस तरह से नहीं देखा जाएगा, बल्कि इस तरह से देखा जाएगा। नेम, SSN नंबर और सैलरी फील्ड। तो ये तीनों जो मिलके एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, फिर तीनों एक दोबारा मिलके एम्प्लॉय 2 का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, फिर एम्प्लॉय 3 का रिकॉर्ड, फिर एम्प्लॉय 4 का रिकॉर्ड। इस तरह से ये तीनों मिल मिलके काम कर रही हैं और ये रो वाइज होता है काम। तो एक कंप्लीट रो या टप्पल जो है वो रिकॉर्ड क्रिएट करता है। फाइल एंड टेबल क्या? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। क्या होता है कि सॉरी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी कि फाइल या टेबल जो है, कोई भी टेबल जो है। अब ये एक फाइल या टेबल हम कह सकते हैं जिसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय टेबल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेसेस हैं इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा आइटम्स। क्या होता है कि डेटाबेस क्या होता है कि ये बेसिकली इंटीग्रेटेड कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड डाटा आइटम्स, एलिमेंट्स। तो बेसिकली फाइल्स या टेबल्स जो हैं वो टेबल बेसिकली टर्म यूज होती है। टेबल्स जो हैं वो मुख्तलिफ यूज होते हैं, जैसे कि आपका रिजल्ट का टेबल है जिसमें आपकी मार्क्स वगैरह और रिजल्ट एकेडमिकली डाला जाएगा। फिर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का टेबल, इस तरह से आपका एग्जामिनेशन का भी टेबल होगा। आपके अकाउंट्स का टेबल होगा जिसमें आपकी फीस की मालूमात होगी कि कितनी फीस जमा करवा दी है, कितनी ये है वो, वगैरह वगैरह। तो ये जो टेबल्स हैं ये तीनों जब लिंक्ड अप होते हैं, और हम कह सकते हैं इसको कि ये डेटाबेस है जिसके अंदर हमने लॉजिकली रिलेटेड डाटा डाला हुआ है, यानी कि एक बच्चे की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। उस वही बच्चे के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई वो कौन से सेमेस्टर का रजिस्टर्ड है, उसने फीस दी है या नहीं दी है, अकाउंट्स में उसका स्टेटस क्या चल रहा है, चलान फॉर्म उसको जनरेट हुआ है या नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हम उसी बच्चे के बारे में मजीद फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस सेमेस्टर में पढ़ा है और कितने मार्क्स है उसके, जीपीए क्या चल रहा है, सीजीपीए कितना चल रहा है, कितने कोर्सेज रजिस्टर किए हैं, कितने ड्रॉप किए हैं, कब ड्रॉप किए हैं, कौन सा इसका फेल हुआ है, कौन से इसके पास हुए हैं, ये कितना आगे जाएगा, पीछे आएगा, रिपीट करेगा, क्या करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना ये मिलके आपका डेटाबेस बनाती हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, लॉजिकली रिलेट कर रही है एक दूसरे के साथ। आपको पता ही है ना, एक स्टूडेंट है तो उसके बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन रिलेट कर रही है, तो ये रिलेट कर रही होती हैं। तो इससे रिलेटेड डाटा आइटम्स को या डाटा एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये डेटाबेस है। ठीक है, जिसमें आपका डाटा पड़ा होता है, रिलेटेड डाटा, लॉजिकल रिलेटेड डाटा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक यूटिलिटी डेटाबेस है। यहाँ पे आप देखें, अगर इलेक्ट्रिक यूटिलिटी डेटाबेस जो है उसकी अगर बात करें, ये जो हमारे वापडा शापडा वाले हैं इनकी बात करें, तो यहाँ पे आपके पास बिल्डिंग आ जाता है, मीटर रीडिंग आ जाता है, पेमेंट प्रोसेसिंग आ जाता है, सर्विस स्टार्ट एंड स्टॉप आ जाता है। और इसमें एंटिटीज क्या होंगी आपकी? कस्टमर जो एंटिटीज हो सकते हैं, मीटर्स एंटिटी हो सकती है, मीटर्स का जो बिल है वो दिखाना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसकी रीडिंग नोट करनी पड़ती है। बिल्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर एंड इट्स कंसप्शन, मीटर पर बिल जनरेट होते हैं, फिर पेमेंट होती है और मीटर रीडिंग भी हो रही होती है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है? बिल सेंड टू ए कस्टमर्स, कस्टमर मेक्स पेमेंट एंड कस्टमर यूज मीटर्स। ठीक है, ये रिलेशनशिप्स हैं। अब देखिए एंटिटीज किया है आपके पास, गौर कीजिएगा। कस्टमर है आपके पास, है मीटर है, बिल पेमेंट है, मीटर रीडिंग है। ये आपके पास क्या है बेटा? ये आपके पास एंटिटीज हैं। यहाँ पे आपके पास वो काम हो रहे हैं चार। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक यूटिलिटी डेटाबेसिस है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे बनता है कि बिल कहाँ पे यूज हो रहा है? भाई कस्टमर को बिल सेंड किया जाता है, कस्टमर्स को बिल सेंड किया जाता है, और कस्टमर जो है वो मेक्स पेमेंट्स,
यानी कि वो पेमेंट अदा करता है। अब पता चलेगा हमें कि एक टेबल जो है वो कस्टमर का बनेगा कि भाई उसका बिल्स का बनेगा कि भाई इतना कस्टमर का क्या बिल है, तो वो टेबल बन रहा है। फिर किस कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, पेमेंट टेबल बन जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि फलां कस्टमर ने पेमेंट्स कर दी हैं, बाज नहीं नहीं की। फिर उसके बाद कस्टमर यूज मीटर, यानी कि कस्टमर जो है वो मीटर यूज करता है, उसकी कंजप्शन के अगेंस्ट बिल जनरेट होता है। यहाँ से बिल जनरेट होगा इस साइड से, जितना मीटर रीड किया जाएगा यानी यूज किया जाएगा, फिर मीटर रीडर जो है वो मीटर रीडिंग करेगा, इस रीडिंग के बदौलत आपका बिल जनरेट होगा और वो सेंड कर दिया जाएगा कस्टमर को, कस्टमर जो है उस बिल को पे करता है। तो यही सारे रिलेशनशिप्स हैं जो डेटाबेसेस के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो इसके हवाले से ही हम डेटाबेस में डाटा टेबल्स बनाते हैं और उसके अंदर डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी बड़ी अच्छी से डिफाइन किया हुआ है एक लेक्चर में, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इन चीज़ों को। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर में क्या है, हायरार्किकल है, नेटवर्क है, रिलेशनल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मल्टी डायमेंशनल है, ये 5 चीजें। तो इसके अंदर हायरार्किकल में देखते हैं कि बहुत पहले के ज़माने का ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, अर्ली डेटाबेस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है, रिकॉर्ड रेंज इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स आर वन टू मैनी। क्या होता है कि एक रूट नोड होती है टॉप पे और उसके आगे चाइल्ड होते हैं, जैसे कि ये चाइल्ड है, फिर इसका भी चाइल्ड आगे आ गया। तो एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक रूट नोड होगी और आगे ब्रांचेस होंगी और ब्रांचेस के आगे सब ब्रांचेस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक इसकी 2 ब्रांचेज आई, फिर प्रोजेक्ट ए डाटा एलिमेंट है, एम्प्लॉय डाटा एलिमेंट टू, एम्प्लॉय टू डाटा एलिमेंट्स, इस तरह से करते करते ये डीप डाउन नीचे चलता है। ये हरारी का स्ट्रक्चर है। आमतौर पर हरारी का स्ट्रक्चर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देख सकते हो, अपने स्कूल कॉलेजेस में देख सकते हो। सबसे टॉप पे आपके चेयरपर्सन आते हैं, उसके बाद आपके प्रिंसिपल आते हैं, उसके बाद आपका दूसरे स्टाफ टीचर, सीनियर टीचर्स आते हैं, फिर आपके जूनियर टीचर आते हैं, उसके बाद आपके जो नॉर्मल जो वर्कर्स हैं, जो सफाई सफाई वगैरह, माली गोडी वगैरह ये जो करने के लिए होते हैं, ये वो होते हैं। ठीक है, तो ये हरारी का सेक्टर है। टॉप पे आपके चेयरमैन या प्रिंसिपल वगैरह ये आते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। नेटवर्क में क्या होता है, हाँ इसका रिलेशनशिप जो है वन टू मैनी है। वन टू मैनी का क्या मतलब है, वन जो है बिलोंग्स टू मैनी। ठीक है, एक जो है, अब यहाँ पे देखें एक एलिमेंट है, वो मैनी की तरफ जा रहा है, एक से ज्यादा की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये देखें ये भी एक से ज्यादा की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये दो किसी या ये जो है वन टू मैनी रिलेशनशिप है, एक से ज्यादा चीजों तक जा रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर तक जा रहे हैं या एंटिटीज तक जा रहे हैं। तो वन टू मैनी है ये, वन से मैनी तक। नेटवर्क डायग्राम में क्या होता है, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, और उसके बाद एम्प्लॉय 1 2 3 एंड प्रोजेक्ट ए एंड बी वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे देखें काफी ना गुत्तम गुता हुआ है इधर। नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये मेन फ्रेम डेटाबेस पैकेजेस हैं, आमतौर पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है इसमें। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप कि अगर एम्प्लॉय वन या एम्प्लॉय वन लेते हैं, एम्प्लॉय वन जो है बिलोंग्स टू मैनी। अब एम्प्लॉय वन जो है वो उसका प्रोजेक्ट ए भी है और उसका प्रोजेक्ट बी भी है, यानी कि एक से ज्यादा है। और प्रोजेक्ट ए जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो आपका जी प्रोजेक्ट एम्प्लॉय वन भी उससे डील कर रहा है, एम्प्लॉय टू भी डील कर रहा है, और एम्प्लॉय थ्री भी डील कर रहा है। यानी कि दोनों तरफ से मैनी रिलेशनशिप्स निकल रहे हैं। मैनी रिलेशनशिप्स प्रोजेक्ट ए से एम्प्लॉयज की तरफ और एम्प्लॉय से प्रोजेक्ट ए की तरफ निकल रहे हैं। यानी एम्प्लॉय वन भी है, वो भी प्रोजेक्ट ए कर रहा है, एम्प्लॉय टू भी कर रहा है, एम्प्लॉय थ्री भी कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से एम्प्लॉय वन जो है वो डिपार्टमेंट ए का है, एम्प्लॉय टू जो है वो भी डिपार्टमेंट ए का है, और एम्प्लॉय थ्री जो है डिपार्टमेंट बी का है। ठीक है, तो यानी दोनों तरफ से मैनी रिलेशनशिप्स हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हिरारिकल में, तो मैनी रिलेशनशिप दोनों तरफ से नहीं है, वो एक ही तरफ से आता है। वन टू मैनी, एक से दो निकल रहे हैं या दो से ज्यादा निकल आते हैं, तो इनको बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रिलेशन स्ट्रक्चर। रिलेशन स्ट्रक्चर में आपके पास इस तरह का टेबल होता है। ठीक है, अब ये देखें टेबल डिपार्टमेंट है, सॉरी डिपार्टमेंट टेबल है और एम्प्लॉय टेबल है। ये दो तरह के टेबल हैं। ठीक है, आपके पास अब गौर कीजिएगा, डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट लोकेशन है, डिपार्टमेंट मैनेजर है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय टाइटल है, एम्प्लॉय सैलरी है, और एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर है
ये भी बताइए होगी। अब यहाँ पे देखें नेटवर्क स्ट्रक्चर में आपके पास एम्प्लॉयज भी हैं, प्रोजेक्ट भी है और डिपार्टमेंट ए और बी है, ये दोनों चीजें। अब ये रिलेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ये नेटवर्क नहीं है। तो रिलेशन में क्या होता है, इस रिलेशन में होता है, यानी कि ये जो टेबल है इसको रिलेशन भी बोलते हैं। तो ये जो है टेबल, इसको हम इसमें हमने डाटा इकट्ठा किया, पहली रो में हमने फील्ड्स बनाई दी, ठीक है। ये फील्ड्स हैं सारी की सारी, और ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड कहलाएगा। ये पूरे का पूरा डिपार्टमेंट ए बी सी वगैरह जो है वो पूरे का पूरा जब इकट्ठा पढ़ा जाएगा तो ये एक रिकॉर्ड होगा, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड, फिर ये तीसरा रिकॉर्ड, इस तरह से करता है। तो डाटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन टेबल, आपके डाटा एलिमेंट्स जो है वो टेबल में स्टोर होंगे। रो जो है रिप्रेजेंट करते हैं पूरा रिकॉर्ड, और कॉलम जो है वो फील्ड। ये जो कॉलम है ये एक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जिसके अंदर डाटा इसके रिलेटेड आएगा, जैसे कि डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट नंबर है वगैरह। एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय का नेम है मोहम्मद अबरार, फिर अली, फिर आयशा, फिर अकबर वगैरह, ये सारे इस तरह से। तो रो रिप्रेजेंट रिकॉर्ड, अकाउंट ऑफ रिकॉर्ड फील्ड can relate data into one file with data in another file if both files share a common data element। अब क्या है यहाँ पे एक लॉजिकल बात उसने बताई है, और वो क्या बताइए, वो ये बताइए कि जी डाटा एलिमेंट जो है वो स्टोर होते हैं टेबल्स के अंदर, ठीक है। रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपका पूरा रिकॉर्ड, और कॉलम जो है वो फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब होता ये है कि ये दोनों टेबल्स एक दूसरे के साथ लिंक कैसे करते हैं। ये आमतौर पे फॉरेन की और प्राइमरी की का कंसेप्ट है, ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर जो है वो यहाँ पे बेसिकली हर एक एम्प्लॉय के लिए यूनिक होगा, ये इसकी प्राइमरी की है। जो यूनिक होती है वो प्राइमरी की होती है किसी टेबल पे, आसान लफ्जों में। और यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट नंबर जो है वो भी यूनिक होंगे हर एक डिपार्टमेंट का, यानी डिपार्टमेंट ए है तो वो कोई एक ही डिपार्टमेंट को, यानी 1 2 3 अगर ये हम मैं नंबर दे देता हूँ डिपार्टमेंट ए को, तो ये उसी के साथ है। फिर बी जो है 1 2 3 में 1 2 4 दे दिया, फिर 1 2 5 दे दिया सी को, इस तरह से, यानी कि ये यूनिकनेस मेंटेन होती है। अब जब किसी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं वो फॉरेन की है दूसरे टेबल की। समझ आ गई बात, उससे ये डाटा एक दूसरे के साथ लिंक हो रहा है। जैसे कि मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नंबर जो है, एम्प्लॉय 1 जो है उसका नाम अबरार है, लेक्चरर हैं, और सैलरी वगैरह जो है जितनी भी वोटेबल ले रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करें, वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करें। डिपार्टमेंट नंबर जो है वो मैं दे दूंगा यहाँ पे लिखा हुआ। अब डिपार्टमेंट नंबर, इसकी डिटेल चाहिए कि मुझे किस डिपार्टमेंट में यार, वो कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मुझे इस टेबल में आना पड़ेगा, और इस डिपार्टमेंट से मैं इस डिपार्टमेंट की सारी डिटेल्स निकाल सकता हूँ कि भाई क्या क्या कहाँ कहाँ पे है। तो इससे क्या है कि मल्टीपल टेबल्स में आपका डाटा भी मैनेज होता रहता है इजीली। कोई नया डिपार्टमेंट आपने ऐड करना हो तो वो भी आसानी से कर सकते हो, कोई रिमूव करना हो तो वो भी कर सकते हो विदाउट इफेक्टिंग एनी अदर रिकॉर्ड्स। अगर ये सारी एक ही टेबल के अंदर रिकॉर्ड मेंशन हो जाते तो मुझे सारे का सारा एम्प्लॉय भी जाता रहता और डिपार्टमेंट नंबर भी जाता रहता। इसलिए एक टेबल में मैनेज नहीं किया, बल्कि एक टेबल का लिंक जो है वो दूसरे टेबल में डाल दिया यूजिंग फॉरेन की। तो ये जो है ये फॉरेन की था। अब यहाँ से पता चल रहा है कि ये चीज़ है, और हम हमें डिपार्टमेंट डिटेल्स जाननी है तो हम यहाँ से फिर इस टेबल में भी आ सकते हैं। तो ये डेटाबेस के अंदर ऐसे ही सारे टेबल से जो है जनरेट हो जाते हैं। तो रिलेशन ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, आपके पास कुछ क्वेरीज होती हैं, क्यूरीज, ठीक है। यानी कि हम आमतौर पे यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर हम यूज करते हैं डेटाबेस के लिए। उसमें जो पहले कमांड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो सिलेक्ट होती है, create a subset of record that meet a stated criterion employees earning more than 30,000, यानी कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा उन एम्प्लॉयज को जो 30,000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। मैं ये सिलेक्शन क्राइटेरिया दे दिया मैंने कि भाई वो क्राइटेरिया आए, वो लोग आए मुझे नजर आए जो 30,000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन में क्या होगा, दो टेबल्स को आपस में टेम्परेरी कंबाइन किया जाता है ताकि एक बड़ा टेबल बनाया जा सके और देखा उधर से डाटा निकाला जा सके। दो टेबल को हम ज्वाइन कर लेते हैं और वहां से डाटा को इकट्ठा करके निकालते हैं, तो ये टेम्परेरी होता है, परमानेंटली नहीं होता। ये फिर अलग अलग हो जाते हैं, जब क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है आपका डाटा आपको निकल के आ जाता है, फिर ये दोबारा अलग अलग होते हैं।
इस तरह से प्रोजेक्ट है क्रिएट अ सबसेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल्स। आपका जो प्रोजेक्ट है वो कॉलम्स का सबसेट बना देते हैं टेबल्स के अंदर, वो है। अब आगे बात करते हैं मल्टी डिमेंशनल स्ट्रक्चर्स की। ये कुछ क्वेरीज थी, 2-3 क्वेरीज थी जो ज़्यादा यूज होती हैं, उसमें हमने आपको बता दिया। उसके बाद मल्टी डिमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वेरिएशन ऑफ रिलेशन मॉडल, यानी कि ये रिलेशन मॉडल जो अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में, उसके अंदर वेरिएशन है थोड़ी सी, ज़्यादा अच्छी डिटेल डाल दी उसने। यूजिंग मल्टी डिमेंशनल स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज डाटा, यानी कि इसमें मल्टी डिमेंशनल स्ट्रक्चर जो है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज हो रहा है। डाटा एलिमेंट्स आर व्यूड एज अ बीइंग इन क्यूब्स and popular for analytical databases that support online analytical processing। online analytical processing, OLAP क्या मतलब है? online analytical processing। और ये है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है आप देखें, यहाँ पे देख लें नॉर्मल सा, और एक यहाँ पे देख लें ये टेबल सा, और एक ये टेबल है मल्टी डिमेंशनल। मल्टी डिमेंशनल में ये होता है कि ये मल्टीपल डिमेंशन से आपके पास टेबल बन रहा है। और यहाँ पे देखें तो ये ईस्ट है, ईस्ट का अगर खोल के देखें तो उसके अंदर फरवरी का एक्चुअल बजट है, एक्चुअल और जो बजट अमाउंट है वो, फिर मार्च में जो एक्चुअल है और जो बजट अमाउंट है वो। अब यहाँ पे ईस्ट में सेल्स के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए क्या क्या चीजें निकल रही हैं ईस्ट में, वेस्ट में सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, डेनवर। यहाँ पे ये सारी स्टेट्स के अंदर क्या क्या सेल्स हुई है, कैमरा कितना सेल हुआ, टीवी कितना, और वीसीआर ऑडियो, कैमरा टीवी वीसीआर ऑडियो मार्चन जो है वो कितना था, सेल्स कितनी हुई। इसी तरह से ये सारा जनवरी का बताया जा रहा है कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। मल्टी डिमेंशन चीजें हैं, तो मल्टीपल डिमेंशन में हमें नजर आ रही हैं। तो जनवरी की सेल्स देखनी है हमने कि टीवी और वीसीआर की कितनी कोई सेल्स हुई है, ईस्ट में कितनी हुई है, वेस्ट में कितनी हुई है, साउथ में कितनी हुई है, टोटल कितनी हुई है। वीसीआर ईस्ट में कितना गया है, वेस्ट में कितना गया, साउथ में कितना गया, एक्चुअल सेल क्या थी, मार्जिन कितना था, एक्चुअल सेल क्या थी, बजट सेल क्या थी, और मार्जिन कितना था। इस तरह से प्रॉफिट कितना है, टोटल एक्सपेंसेस, मार्जिन, COGS वगैरह ये कितने हैं, वगैरह वगैरह। यानी ये सारी टर्म्स जो हैं ये इस तरह से बताई गई हैं कि मल्टीपल फॉर्म में डाटा आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ डाटा वैल्यूज डिस्क्राइबिंग द एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। क्या होता है? डाटा वैल्यूज डिस्क्राइबिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी। क्या होता है कि आपके जो एंटिटी है उसकी एट्रीब्यूट, उसकी कुछ खसूसियात, वो जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं आपकी डाटा वैल्यूज को। जैसे कि एज है, किसी पर्सन की एज, उसका नाम, उसका एड्रेस, दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट एंटिटी, ऑफ पर्सन एंटिटी। पर्सन एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसका नेम, उसका एज, उसकी रिहाइश कहाँ पे है, उसका रेजिडेंट किधर क्या है, एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, वगैरह वगैरह उसकी डिटेल। ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन डाटा। ऑपरेशन क्या होते हैं कि वो जो कि डाटा पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। एनकैप्सुलेशन, कंबाइन डाटा एंड ऑपरेशन। क्या होता है कि डाटा और ऑपरेशन को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो हाइड भी किया जाता है। आमतौर पे ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? न्यू ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय रिप्लिकेटिंग सम और ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और पिछले ऑब्जेक्ट की खसूसियात को लेते हुए नए को हम क्रिएट कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि कोई बच्चा जो है दुनिया में पैदा होता है तो हम कहते हैं कि ये पापा पे है या मामा पे है, या इसकी आदत देखकर हम कहते हैं कि इसकी ये अपना आदत जो है वो उस पे है, अपने माँ बाप पर गई है, आदत पापा पे, या शक्ल जो है वो माँ पापा गई है, वगैरह वगैरह किसी पे भी। तो ये आमतौर पे क्या होता है कि इनहेरिटेंस हो जाती है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग चीजें पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाती हैं कुछ। ठीक है, इसी तरह से जब हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इनहेरिट करके अगर करते हैं तो जो नया ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पुराने ऑब्जेक्ट की, जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को बनाया गया है, उसकी सारी खसूसियात जो है वो नए ऑब्जेक्ट के अंदर भी होंगी, और नए ऑब्जेक्ट की अपनी भी कोई खसूसियात हो सकती हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस या स्ट्रक्चर में देखें तो क्या होगा कि एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास। ये आपके पास बैलेंस, कस्टमर है, बैलेंस है, ये एट्रीब्यूट्स हैं सारे। ठीक है, बैंक का, और ऑपरेशन में आप डिपॉजिट करा रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, गेट ऑनर कर रहे हो, ये अमाउंट्स हैं आपके पास। ये बेसिकली फंक्शंस हैं जो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रही हैं। और किन चीज़ों पे हो रहे हैं? वो इन चीज़ों पे, कस्टमर बैलेंस और इंटरेस्ट पे, इन तीनों चीज़ों पे। अब इनहेरिटेंस करके यहाँ पे आया तो चेकिंग अकाउंट ऑब्जेक्ट जो है एट्रीब्यूट में क्रेडिट लाइन, मंथली स्टेटमेंट्स जो है,
ऑपरेशन में आपके पास कैलकुलेट इंटरेस्ट ओड और मंथली प्रिंट मंथली स्टेटमेंट। अब ये देखें, ये चेकिंग अकाउंट ऑब्जेक्ट को चेक किया जा रहा है और इसके अंदर मजीद एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन डाल दिए गए हैं, लेकिन ये इनहेरिट हुआ है किसी बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट से। तो इसके अंदर ये जो है ना, इसके अंदर इस सारी चीज़ों की, बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट की सारी बातें इसके अंदर भी आ गई और इसकी अपनी भी हैं। इस तरह से सेविंग अकाउंट ऑब्जेक्ट है, उसकी अपनी खसूसियात हैं, इसके अलावा इसने इनहेरिट की हैं ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आई हैं। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कॉम्प्लेक्स data type more efficiently than a relation database, graphic, image, video clips, web pages वगैरह। evaluation of database structure में क्या होगा, hierarchical है आपके पास, works for structured routine transactions, can't handle many to many relationships। नेटवर्क के अंदर क्या होता है, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हैंडल नहीं करता क्योंकि ये वन टू मैनी है। नेटवर्क में क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल है हायरार्किकल से, लेकिन अच्छा नहीं है फिर भी उस तरह से यूज किया जा सके। अनएबल टू हैंडल एड हॉक रिक्वेस्ट and relationship जो है easy response to ad hoc request and easier to work with and maintain and not efficient quick as a hierarchical and network। उतना efficient नहीं है जितना आपका hierarchical या फिर network है, लेकिन ये है कि आमतौर पर ये इनसे बेहतर है। अब डेटाबेस डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है इंचार्ज ऑफ एंटरप्राइज डेटाबेस डेवलपमेंट, वो क्या इंचार्ज है आपके डेटाबेस डेवलपमेंट का। इम्प्रूव द इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाटा, क्या कहता है, आपकी इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस की वो इन्हांस करता है। और उसके बाद यूज डेटाबेस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज टू डेवलप एंड स्पेसिफाई डाटा कंटेंट्स रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर्स। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका डेटाबेस क्रिएट करने का, उसके अंदर टेबल्स ऐड करने का, उसके अंदर डाटा ऐड करने का और उन टेबल्स को रिलेट करने का। आसान लफ्ज़ में बता दिया। और ये सारा काम करता है DDL लैंग्वेज के थ्रू, डेटाबेस यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू। इसमें आपके डाटा जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, डाटा को स्पेसिफाई किया जाता है, उसके रिलेशनशिप को स्पेसिफाई किया जाता है, स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये DDL लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें सेलेक्ट वगैरह क्यूरीज भी आ जाती हैं। स्टोर दीज स्पेसिफिकेशन इन डाटा डिक्शनरी और मेटा। क्या होता है कि ये स्पेसिफिकेशन जो है वो डाटा डिक्शनरी या मेटा डाटा रिपोजिटरी के अंदर स्टोर हो रही होती है इन्फॉर्मेशन सारी। तो डाटा डिक्शनरी क्या होती है, डाटा डिक्शनरी क्या है, कंटेन्स डाटा अबाउट डाटा यानी मेटा डाटा, कि डाटा को किस तरह से आपने स्टोर करना होता है, यानी किस तरह से, यानी कि हम कहते हैं ना कि ये करेक्टर है तो इसको करेक्टर के तौर पे रखना। रियलाइज बेसिकली कोई न्यूमेरिक डाटा है तो उसको न्यूमेरिकली ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से डाटा डिक्शनरी है। रियलाइज ऑन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू मैनेज द डेटाबेस ऑफ data definition। It contains information on the names and description of all types of data records and their interrelationships। क्या होता है, ये जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स के नाम हैं और उनके जो डिस्क्रिप्शन है कि वो किस टाइप की होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका जो रिकॉर्ड रखना होता है या इसको मैनेज करना होता है वो डाटा डिक्शनरी ने करना होता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट फॉर एंड यूजर एक्सेस एंड यूज ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, डेटाबेस मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें डाटा सिक्योरिटी के अंदर आती हैं, डाटा डिक्शनरी के अंदर आती है। ठीक है, अब डेटाबेस डेवलपमेंट कैसे करते हो, पहली चीज ये उसकी वन बाय वन आपको ना बताया जा रहा है कि किस तरह से आप डेवलप करोगे डेटाबेस। सबसे पहले आपने क्या करनी है, प्लानिंग करनी होती है। आपने पहले मॉडल सेलेक्ट करना है, विच मॉडल आपने सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली आप रिलेशन मॉडल सेलेक्ट करते हो। एंटरप्राइज मॉडल ऑफ ए बिजनेस प्रोसेस विद डॉक्यूमेंटेशन, आप क्या करते हो, एक कम्बल डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो जिसमें आप बिजनेस मॉडल प्रोसेसेस क्रिएट करते हो। ठीक है, कि बिजनेस प्रोसेसेस हैं क्या जिन पर हमें डेटाबेस क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है कि इंफॉर्मेशन नीड ऑफ एंड यूजर्स इन अ बिजनेस प्रोसेस। आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है कि भाई इंफॉर्मेशन है क्या, कौन सा डाटा है, किसका डाटा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जाएगा, कैसे प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल के बारे में हमने बताया था कि भाई ये कस्टमर्स हैं, फिर बिल्स हैं, फिर मीटर रीडिंग है, ये डाटा मीटर रीडिंग जो है वो कस्टमर कंज्यूम करता है और उसके बाद कस्टमर जो है वो उसको बिल दिया जाता है और बिल जो है वो कस्टमर पे करता है वगैरह। ये सारे रिलेशनशिप बने, इस तरह से पूरी सिनेरियो को हम समझते हैं।
समझने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजर्स नीड मे बी रिप्रेजेंटेड इन द नेचुरल लैंग्वेज और यूजिंग द टूल्स पर्टिकुलर डिजाइन मेथोडोलॉजी। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करने के बाद हम कंसेप्चुअल डिजाइन करते हैं। हम कंसेप्चुअल डिजाइन करेंगे, कंसेप्चुअली बताएंगे तुम्हारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ हाई लेवल मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल जो है ऑफन एक्सप्रेस एज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, ईआरडी डायग्राम बनती है आपकी, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बनानी सिखाई हुई है। ठीक है, ईआरडी डायग्राम बनती है। ईआरडी डायग्राम आपकी कंसेप्चुअल मॉडल बनती है जिसमें आपका कंसेप्ट वाजे होता है कि भाई पहले कस्टमर जो है वो आएगा, वो मीटर रीडिंग करता है, मीटर रीडर जो है मीटर रीडिंग करता है और वो कस्टमर कंज्यूम कर रहा होता है मीटर रीडिंग को। उसके बाद जो है वो बिल बनते हैं, उसके बाद पेमेंट होती है। यानी ये सारी चीजें, ये सारी बातें कंसेप्चुअल हैं और इनको फिर एक डायग्राम के थ्रू, जिसको ईआरडी बोलते हैं, उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। और वही ईआरडी के बारे में मैंने एक लेक्चर में आपको पहले से दिखाया हुआ बताया हुआ है। तो लॉजिकल डिजाइन जो है ये डेटाबेसेस के लेक्चर निकालेंगे तो ईआरडी का भी निकल आएगा बीच में। तो ट्रांसलेट्स द कंसेप्चुअल मॉडल इनटू ए डाटा मॉडल। क्या होता है लॉजिकल डाटा जो है, कंसेप्चुअल मॉडल को, ये जो कंसेप्चुअल मॉडल होता है ना, इसको लॉजिकल में लेके आता है। मतलब कि आपका एक्चुअली में डिजाइन क्रिएट किया जाता है, डाटा मॉडल क्रिएट किया जाता है। और फिर लॉजिकल डाटा मॉडल में आपके पास रिलेशनल, नेटवर्क, हायरार्किकल या कोई भी ऐसा मॉडल है वो क्रिएट करते हो। फिर फिजिकल डिजाइन बनता है, आपके पास डाटा आपका फिजिकली स्टोर होता है और एक्सेस हो जाता है और वो फिर फिजिकल मॉडल जो है डाटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, एक्चुअली में आप बना लेते हो, जब बना लेते हो तो आप उसको फिजिकली देख भी सकते हो। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही है कि आपके पास ईआरडी है, इसकी जो कंटिन्यूशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इतने ही को आप लोग अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो और उसकी डिस्कशन करें, उसके बाद हम फिर आगे जो है नेक्स्ट देखेंगे इसको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।